चंद्रपुर नाम का एक गांव था जो समुद्र से जुड़ा हुआ था। समुद्र के पास होने की वजह से वहां के लोग ज्यादातर मछलियां ही पकड़ा करते थे। वहीं मछलियों का राजा कहा जाने वाला पुनीत रहता था। पूरे चंद्रपुर में सबसे ज्यादा मछलियां जो बेचा करता था वो पुनीत ही था। आजकल मछलियों की बहुत कमी हो गई है। कोई और समुद्र पकड़ना पड़ेगा क्या? मालिक, इस समुद्र की सारी मछलियाँ तो आप पहले से ही बेच चुके हैं। कल शहर में समारोह है जहां मुझे मछलियों का सरताज घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्हें कौन समझाए? आपके समारोह में जाने की चर्चा सब जगह है। कल इस समंदर के दूसरे छोर पर आपको जाना है। समारोह के लिए पुनीत जोरों शोरों से तैयारी शुरू करने लगा। अगले ही दिन बैग में कपड़े रखकर वो नाव से समुद्र की दूसरी छोर यानी दूसरे किनारे पर जा ही रहा था। अभी समारोह शुरू होने में काफी वक्त है। तब तक एक काम करता हूँ कि इस नाव को किनारे पर लगाकर सो जाता हूँ। और पुनीत ने वैसा ही किया। नाव को किनारे से बांधकर वो सोने लगा। तब वहाँ पर मछलियों के दोनों सेनापति वहाँ आ गए और कहने लगे, देखो तो कैसे मछलियाँ बेचकर सो रहा है, उठाओ इसे। उठ जाओ, चलो उठो, उठ जाओ। कई बार प्रयास करने से पुनीत उठा। क्या है भाई, सोने भी नहीं देते चैन से। अरे बाप रे, कौन हो तुम लोग? आम इंसान तो नहीं लग रहे हैं। मछलियों के सेनापति ने पुनीत को अगवा कर लिया और बादलों के समुंदर में लेकर चले गए। घने बादलों के बीच एक बड़ा सा समुद्र जहाँ पानी ही पानी थे, मछलियाँ ही मछलियाँ। बादलों का समुद्र देखकर पुनीत भौचक्का रह गया और हड़बड़ा कर बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं इससे नीचे न गिर जाऊं। ये सब क्या हो रहा है? एक ही जगह पर बादल और समुद्र दोनों कैसे हो सकते हैं? इसका मुंह बंद करके इसे हमारी मछलियों की अदालत में ले चलो। मछलियों की अदालत? ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? सेनापति पुनीत को पकड़कर मछलियों की अदालत में ले गए। पुनीत उस अदालत के जज को देखकर डर गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ? चुप हो जाओ, आज तुम्हारे सारे कारनामों का हिसाब होगा। सेनापति, देखो तो इसने क्या क्या पाप किया है। अरे बाप रे, इसके इतने सारे पाप हैं कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पूरे 3456 पाप। मच्छर तो कभी मारा नहीं, अब से मछली को भी नहीं मारूंगा। लाओ तुम्हारा आधार कार्ड लाओ। मुखिया के कहने पर पुनीत ने अपना आधार कार्ड उन्हें दिया। अच्छा पुनीत कुमार, तुमने इतने पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे बादलों के समुद्र में ले चलो। अपनी जान बचाने के डर से पुनीत इतना डर गया था कि जज की सजा सुनाने से पहले ही कहने लगा, मुझे कृपया करके माफ करो। मैं आइंदा ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। पुनीत को डरा सहमा देखकर मछलियों के जज और सेनापति ने पुनीत को एक मौका देने के बारे में सोचा। तुम्हारे स्वभाव के कारण हमने ये तय किया है कि हम तुम्हें एक मौका और देंगे। मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? बचपन से ही पिताजी ने मछलियां पकड़ना ही सिखाया है। अगर तुम्हें मछलियां ही पकड़नी है तो तुम यहाँ बादलों के समुद्र से मछलियां लेकर जा सकते हो। हमें इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या सच? आखिर मछलियों के जज साहब होने के बावजूद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बादल के समुद्र की मछलियां अगर तुम नहीं ले जाओगे तो इन्हें बड़ी शार्क मछलियां खा जाएंगी। इसलिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम यहाँ से मछलियां ले जाकर चंद्रपुर गांव के पास वाले समुद्र में सारी मछलियां डालोगे और कुछ मछलियां बेचकर अपना व्यापार चलाओगे। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमारी मछलियों की जान भी बची रहेगी। लेकिन इसके बाद याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जी, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। पुनीत ने उनका कहना मान लिया और वहाँ से फिर से अपने गांव चंद्रपुर चला गया।
और ठीक वैसा ही किया। बादलों के समंदर से ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर वो चंद्रपुर के समंदर में डाल दिया करता और कुछ मछलियाँ बेच दिया करता। मालिक, इतनी सारी मछलियाँ आप आखिर ला कहाँ से रहे हैं? कोई खदान नहीं लगी, चुप रहो और अपना काम अच्छे से करो। अब जैसा आप कहें मालिक। पूरे जिले में अब आपकी मछलियाँ प्रसिद्ध हो गई हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि पूरे देश में अगर आपका नाम हो जाए तो आपकी 7 पुश्तें घर बैठकर आराम से खाएंगी? अपने नौकर की बात सुनकर पुनीत उस समय तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब भी वो बादलों के समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाया करता, उसके मन में लालच आ ही जाता। ऐसा करते करते पूरे 1 साल हो गए थे। पुनीत पहले से भी बड़ा मछलियों का व्यापारी बन गया था। पुनीत भैया, मैंने लोगों से सुना है कि आप बड़े दयालु हैं। आपकी जो भी समस्या है आप नंदू से कह दीजिए, सारी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। मैंने बस आपके बारे में सुना था, आज देख भी लिया। आपने इतने पैसे देकर जो मेरी मदद की है ना, भगवान आप जैसा इंसान सबको बनाए। पुनीत उन बादलों की मछलियों को बेचकर लोगों की मदद भी किया करता था, लेकिन ये बात उसके नौकर नंदू से बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन नंदू ने पुनीत का पीछा किया। चलो, आ गए तुम। वो जाले निकालने में समय लग गया, हमें जल्दी चलना चाहिए। मछलियों की सेनापति जिस नाव में पुनीत को बादलों के समुद्र में ले जा रही थी, उसी नाव में नंदू भी छुपकर बैठ गया था। जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचे, सेनापति और पुनीत एक ओर चल दिए, लेकिन नंदू उस बादलों के समंदर को देखकर दंग रह गया। तो ये बात है, यहाँ से मालिक खूब सारे मछलियाँ लेकर धरती पर ला रहे हैं। तभी मैं सोचूं कि इतनी मछलियाँ ये कहाँ से बेच रहे हैं। मौका देखकर नंदू ने बादलों के समंदर में अपनी लंबी सी जाल डाली और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली। और नंदू मछलियों को देखकर खुश हुआ ही था कि उसे पुनीत और सेनापति ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा नौकर नंदू है। तुम यहाँ आखिर कैसे आए? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरा पीछा मत करो। तो ये तुम्हारा बंदर है। इतनी सारी मछलियाँ तुमने किससे पूछकर पकड़ी? इसमें पूछना क्या है, मछलियाँ हैं ही पकड़ने के लिए। उनकी बहस चल ही रही थी कि वहाँ पर मछलियों के जज आ गए और कहने लगे, इतना बड़ा पाप तुम्हारे सरल स्वभाव की वजह से तुम्हें हमने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से तुम लालच में आ गए। आपको कोई गलतफहमी हुई है जज साहब। इन सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरे नौकर का हाथ है। नंदू, ये देखिए। अब मैं इंसानों के बहकावे में कभी नहीं आने वाला। हमारी बिरादरी ही अच्छी है जो सच और अच्छा बोलती है। जी पुनीत सही कह रहा है जज साहब, ये बात सच है। इन सब के पीछे नंदू का ही हाथ है। अगर तुम ये बात कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और इस नंदू को सजा सुनाना है, लेकिन इस नंदू को सजा मिलेगी, इसलिए जाओ। जज ने जबरदस्ती मछलियाँ पकड़ने के जुर्म में सजा सुनाई। जिस कारण हम सारी मछलियों को धरती पर छोड़ रहे थे, वही इस नंदू की सजा का मुख्य पात्र बनेगा। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नंदू को इस बादलों के समुद्र में छोड़ दो, इसे वापस चंद्रपुर जाने ही मत दो। पुनीत का यहाँ आना बंद कर दो। पुनीत ने हमारी बहुत मदद कर दी है। जैसा आप कहें जज साहब, मैं आपका पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। और नंदू, तुमने मुझे भी भड़काने की कोशिश की थी, मैं अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब मुझे माफ कर दो, आप मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। सेनापति ने जैसे ही आदेश सुना, नंदू को वही समंदर में छोड़ दिया और पुनीत को चंद्रपुर छोड़ आया। और पुनीत चंद्रपुर आकर अपने गांव के समंदर में ही मछलियां पकड़कर साधारण जिंदगी जीने लगा और साथ ही साथ लोगों की मदद करके अपना जीवन बिताने लगा। शीशमपुर नाम के एक गांव में बबलू नाम का एक मुर्गी पालन करने वाला रहता था। बबलू छोटे चूजों को खरीदता था
और फिर जब वे बड़े होकर मुर्गी या मुर्गे बन जाते तो उन्हें अच्छे दामों में बेच देता। बबलू के छोटे से घर के बराबर में एक बड़ा सा प्लॉट था। उस प्लॉट को गांव के अमीर आदमी हरवंश ठाकुर ने खरीदकर वहां एक शानदार मकान बनाया। हरवंश और उसके परिवार को बबलू जैसा गरीब पड़ोसी बिल्कुल पसंद नहीं था। ओ बबलू, तुम्हारे मुर्गे मुर्गी हमारे घर के सामने नहीं आने चाहिए। ये सड़क पर बहुत गंदगी फैलाते हैं। इन्हें अपने घर के अंदर ही रखा करो। माफ करना ठाकुर जी, मैं इन्हें दिन भर संभालता रहता हूँ, पर एक दो मुर्गे मुर्गी शैतान हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। हरवंश के लड़के रॉकी को कुत्ते पालने का शौक था। रॉकी अपने घर एक बड़ा सा बुलडॉग ले आया। रॉकी हर सुबह बुलडॉग को खुला छोड़ देता और बुलडॉग बबलू के आंगन में घूम रही मुर्गे मुर्गियों को खा जाता। बबलू और उसकी पत्नी डर के मारे कुत्ते से कुछ नहीं कह पाते थे। अगर ये कुत्ता ऐसे ही हमारी मुर्गों को खाता रहा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तुम हरवंश ठाकुर से जाकर शिकायत करो ना, या उसके लड़के रॉकी से जाकर बात करो कि वो कुत्ते को बांध कर रखा करे। तू शोर मत मचा, मैं जाकर बात करूंगा। बड़े आदमी हैं, कहीं बुरा मान जाएंगे तो हमें यहाँ रहने में परेशानी होगी। एक दिन डरते डरते बबलू रॉकी से बोला, बाबूजी, अपने कुत्ते को खुला ना छोड़ो तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये हमारे मुर्गा और मुर्गी खा जाता है, बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। रॉकी ने गरीब बबलू की बात को मजाक में उड़ा दिया। बबलू के घर एक शाहिद नाम का मुर्गा था। शाहिद सभी मुर्गों में सबसे बड़ा था। बबलू और बबलू की पत्नी की कोई संतान नहीं थी। वे शाहिद को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। बाजार में शाहिद जैसे बड़े मुर्गे की अच्छी कीमत मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने शाहिद को बेचा नहीं। शाहिद रोज सुबह 5 बजे उठकर सड़क पर जाता और जोर से बांग देता। शाहिद की आवाज सुनकर ही बबलू और उसकी पत्नी जागा करते थे। रॉकी के बुलडॉग की नजर शाहिद पर पड़ गई। एक दिन जब शाहिद बांग देने बाहर निकला तो बुलडॉग ने उसे दबोच लिया। बबलू की पत्नी जब रोड पर झाड़ू लगाने आई तो उसने रोड पर शाहिद के पंख और टुकड़े पड़े हुए देखे। बबलू की पत्नी तुरंत रोती हुई घर में आई। रॉकी के कुत्ते ने हमारे शाहिद को मार डाला। रोड पर शाहिद के टुकड़े पड़े हुए हैं। बबलू और उसकी पत्नी शाहिद के टुकड़ों को अपने सीने से लगाकर बहुत रोए। वे दोनों हरवंश ठाकुर के पास पहुँचे। ठाकुर जी, आपके कुत्ते ने हमारे शाहिद को मार डाला। हम शाहिद को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। आपका कुत्ता हमारा बहुत नुकसान कर चुका है। आपके बुलडॉग की वजह से रोज हमारे पेट पर लात पड़ती है। हमने रॉकी बाबू से कहा था कि कुत्ते को बांध कर रखें, लेकिन उन्होंने तो। बस करो, सुन लिया हमने तुम्हारा रोना। हमारे बेटे रॉकी से कुछ मत कहना। उसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारा मुर्गा गया है ना, मैं तुम्हें मुर्गे के बदले मुर्गा खरीद कर दे दूंगा। हरवंश एक चिकन शॉप पर गया। कहिए ठाकुर जी, कितने किलो चिकन दे दूं? आज मुझे चिकन नहीं चाहिए, एक जिंदा मुर्गा दे दो। आप अच्छे समय पर आए हैं, सिर्फ एक ही मुर्गा जिंदा बचा हुआ है। हरवंश ने चिकन वाले से मुर्गा खरीदा और बबलू को ले जाकर दे दिया। लो, खुश रहो और इसे पालो। अगली सुबह बबलू और उसकी पत्नी नए मुर्गे की बांग सुनकर ही उठे। बबलू की पत्नी ने सुबह के लिए भगोने में काले चने भिगो कर रखे थे। जब उसने भगोने का ढक्कन हटाया तो देखा कि भगोने में सोने के चने रखे हुए हैं। बबलू की पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बबलू को सोने के चने दिखाए। दोनों को समझ नहीं आया कि चने सोने के कैसे बन गए। अगले दिन फिर वे लोग मुर्गे की बांग सुनकर उठे। उन्होंने देखा कि बाथरूम में रखी बाल्टी सोने की बन चुकी है। इस तरह वे लोग मुर्गे की बांग सुनकर उठते और रोजाना उनके घर पर कोई एक चीज सोने की बन जाती। एक बार मुर्गा बीमार पड़ गया और उसने कुछ दिन बांग नहीं दी। तब बबलू के घर कोई चीज सोने की नहीं बनी। बबलू और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके घर जो नया मुर्गा आया है उसकी बांग में कुछ जादू है
जो रोज घर की किसी एक चीज को सोने का बना देती है। धीरे धीरे बबलू के घर की आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। रॉकी एक बार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो बॉल बबलू के आंगन में चली गई। रॉकी जब बॉल लेने बबलू के आंगन पहुंचा तो उसने बबलू और उसकी पत्नी को मुर्गे के बारे में बातें करते सुना। रॉकी ने सारी बात सुन ली और अपने पापा को जाकर सब कुछ बताया। अच्छा, तो ये बात है, हमारे दिए मुर्गे से वो अमीर होता जा रहा है। मुर्गा उसे हमने दिया तो उससे जो सोना मिलता है उसका कुछ हिस्सा तो हमें भी मिलना चाहिए। हरवंश फिर बबलू के घर पहुंचा और उसने कहा, बबलू बाबू, हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे घर इतनी सुख समृद्धि कहाँ से आ रही है। वो मुर्गा हमने तुम्हें दिया था, इसलिए उससे जो सोना मिलेगा उसका 30% हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, समझ गए? ठीक है बाबूजी, ले लेना। कुछ दिन हरवंश सोने का 30% हिस्सा लेता रहा। पापा, हम सिर्फ 30% हिस्सा ले रहे हैं और बबलू को 70% हिस्सा मिल रहा है। इस हिसाब से तो भविष्य में बबलू के पास ज्यादा सोना इकट्ठा हो जाएगा और वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। हरवंश फिर बबलू के घर पहुंचा और उसने कहा, बबलू, ये ठीक नहीं है कि तुम 70% हिस्सा रखो। सोना दोनों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। यानी मुझे 50% हिस्सा चाहिए, 50%, समझ गए तुम? ठीक है बाबूजी, ले लेना। अब हरवंश को सोने का आधा हिस्सा मिलने लगा, लेकिन वह इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ। पापा, मुर्गा बबलू को हमने खरीद कर दिया था, इसलिए हमें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। हरवंश फिर बबलू के घर पहुंचा और इस बार उसने बबलू से 80% हिस्सा मांगा। बबलू बेचारा इतने पर भी राजी हो गया, लेकिन हरवंश और उसके बेटे के मन में लालच बढ़ता ही गया। पापा, वो मुर्गा हमारा है, उससे मिलने वाले पूरे सोने पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। सोना छोड़ो, हम उस मुर्गे को ही अपने घर उठा लाते हैं। वैसे भी अनपढ़ बबलू और उसकी पत्नी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हरवंश बबलू से जादुई बांग लगाने वाला मुर्गा छीन लाया। अब सोना लेने के लिए बबलू के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर ही रोज कोई ना कोई चीज सोने की बनेगी। अगले दिन सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो हरवंश बहुत खुश होकर उठा और पूरे घर में ढूंढने लगा कि क्या चीज सोने की बनी है, लेकिन उसे कुछ भी सोने का बना नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? उस दिन दोपहर के 12 बज गए, लेकिन रॉकी सोकर नहीं उठा। आज ये रॉकी को क्या हो गया? अभी तक सो रहा है। हरवंश रॉकी के कमरे में गया और रॉकी के ऊपर से चादर हटाई। रॉकी सोने का बन चुका था। अपने बेटे को सोने का बना देखकर हरवंश को गहरा सदमा पहुंचा और उसे हार्ट अटैक आ गया। तुरंत हरवंश की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के पास एक गांव में राजेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। राजेश खेती करके अपने घर का गुजारा किया करता था, मगर इससे उनका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। सुनो जी, आप कोई और काम देख लो, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे मेरे लिए कोई काम ढूंढने को कहूंगा, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही नामी आदमी था। वो घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता कराया करता था। और भाई सुमित, कैसे हो? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद मिले हो भाई। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? घर में सब ठीक? बस क्या ही बताऊं भाई, तुम्हें तो पता है कि खेती करके ज्यादा कमाई नहीं होती। मुझे कुछ काम बता दो जिससे मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा खरीद लो और घोड़े की रेस की प्रतियोगिता में भाग लो। हम हर महीने प्रतियोगिता कराते हैं। तुम्हें पता है, जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा? 5 लाख का इनाम? इतना तो मैं पूरे साल में नहीं कमा पाता।
हाँ, तो तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और प्रतियोगिता की तैयारी करो। राजेश फिर अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो रानी को सारी बातें बताता है। रानी को भी बात अच्छी लगी थी। गांव के पास में एक मेला लगा है जहां पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहां काफी घोड़े देखता है मगर उसे कोई अच्छा घोड़ा नहीं दिखता। तभी आखिर में उसे एक पीले रंग का घोड़ा दिखा और देखते ही उसने मन बना लिया कि वो ये घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे यही घोड़ा खरीदना चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले जाता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े को टीका लगाती है तभी वो घोड़ा बोलता है, मेरे मालिक की जय हो। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बोल सकते हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे मालिक हो और कभी मुझे गिरने या मुझे कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा घाव अपने आप भर जाएगा और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजेश अपनी जादुई पीले घोड़े को लेकर प्रतियोगिता में पहुंच जाता है और जैसे ही घोड़ों की रेस शुरू होती है राजेश अपने जादुई पीले घोड़े को दौड़ने को कहता है। राजेश की आवाज सुनते ही जादुई पीला घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है कि सब घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही रेस जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर ऐसा हर बार होने लगा। जब भी घोड़ों की रेस होती जादुई पीला घोड़ा हमेशा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश जादुई पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों ही बहुत खुश थे। हमारे घर में जब से ये जादुई पीला घोड़ा आया है हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है और मुझे तो लगता है ये घोड़ा भगवान ने हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह भेजा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बबलू नाम का एक आदमी जो हमेशा घोड़ों की रेस जीता करता था वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से रेस हारने लगा था। तब से वो राजेश से चिढ़ने लगा। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मेरे से ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू मन ही मन उसे हराने के लिए तरकीब ढूंढता रहता था। तभी वो एक बार सोचता है, क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं। अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो रेस में भाग कैसे लेगा। प्रतियोगिता के एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चुपके से आ जाता है और एक डंडे से जादुई पीले घोड़े की टांग पर जोर जोर से मारता है। घोड़े की टांग से खून बहने लगा था, लेकिन फिर जादुई पीले घोड़े का घाव अपने आप भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है। अरे, ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया? इतने में वो कुछ समझ पाता तभी जादुई पीला घोड़ा अपनी टांग उठाकर बबलू की टांग पर जोरों से लात मारता है और बबलू की खुद की टांग टूट जाती है। इस तरह वो खुद ही प्रतियोगिता में नहीं जा पाता। इसीलिए कहते हैं जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा होता है। मीरपुर गांव में रामदास अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रामदास मछलियां बेचने का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और ऑमलेट तैयार किया है। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियां पकड़ने नदी पर जाता। दिन भर धूप में मछलियां पकड़ने के बाद रामदास घर लौटता। आ गए, मुखिया जी का आदमी आया था। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करके गया है कि गांव में फ्लू फैल रहा है और गांव के हर एक आदमी को मास्क देकर गया है। ये रहा तुम्हारा मास्क। मास्क लगाने से क्या फ्लू नहीं होगा? हाँ, वो कह रहा था कि ये मास्क सरकार ने भिजवाए हैं। इस मास्क से 100% प्रोटेक्शन है और एक बार अगर किसी का मास्क खो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है।
ठीक है, अब सूचनाएं देना बंद करो और खाना लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडे, भिंडी और मछलियाँ मिलाकर बहुत बढ़िया मिक्स वेज बनाई है। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। अगले दिन गांव में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। रामदास भी मास्क पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से निकालकर मछलियाँ बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के मुंह में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर चौंक जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, आज मुझे मछली के मुंह में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। ईश्वर ने जरूर तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में रखकर ही घर ले आता। इस तरह रामदास और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिताने लगे। रामदास के पड़ोस में राघव नाम का एक दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत जलता था। रामदास ने तो मछलियों का व्यापार करके महल खड़ा कर लिया और मैं अभी झोपड़ी में ही पड़ा हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी के कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन रामदास को गरीब बनाने का एक उपाय है। गांव में फ्लू फैला हुआ है, अगर मैं उसका मांस को चुरा लूं तो रामदास घर से बाहर ही नहीं जा पाएगा। रात में जब रामदास उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव रामदास के घर में घुस जाता है और रामदास और उसकी पत्नी का फेस मास्क चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। अगले दिन रामदास जब काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में फेस मास्क ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। दोनों फेस मास्क गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और फ्लू तो साल भर खत्म होने वाला नहीं है। रामदास अपने पिता की फोटो के सामने रोने लगता है। तभी रामदास के पिता की आत्मा प्रकट होती है। रो मत बेटे और बहू, मैं तुम्हें जादुई मास्क देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। पिताजी की आत्मा रामदास और उसकी पत्नी को एक जादुई मास्क देकर गायब हो जाती है। रामदास की पत्नी जैसे ही जादुई मास्क पहनती है, उसकी सूंघने की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ बेचने जाता हूँ तो बहुत सारी औरतें भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। थोड़ी दूर से मछलियाँ बेचा करो उन्हें। अगले दिन जब जादुई मास्क पहनकर रामदास नदी किनारे जाता है तो वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि नदी में मछलियाँ किस जगह पर हैं। जादुई मास्क की वजह से रामदास पहले से दोगुनी मछलियाँ पकड़ पाता। अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मछलियाँ निर्यात करना शुरू करेंगे। जादुई मास्क की वजह से रामदास का धंधा दोगुना हो गया। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी जादुई मास्क के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम जो भी हैं, पिताजी द्वारा दिए गए इस जादुई मास्क की वजह से हैं। राघव खिड़की से रामदास की सारी बातें सुन लेता है। जब रामदास और उसकी पत्नी मास्क उतार कर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में घुस जाता है और जादुई मास्क चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही जादुई मास्क छूता है, उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो वो राघव को अपने घर लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है। उसने ही पुराने मास्क चुराए थे और अब वो जादुई मास्क चुराने आया था। रामदास राघव को पुलिस के हवाले कर देता है।